गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज के टॉपिक में हम कक्षा 6 के अंतर्गत विज्ञान विषय का अध्याय नंबर 1 पौधों की संरचना, इसका अध्ययन करेंगे। तो इसमें पौधों के प्रकार, इसका टॉपिक है पौधों के प्रकार। देखिएगा स्टूडेंट, तो इसमें शाखा और लता ये क्या होती है इनको समझना है। जो पौधे मुलायम तथा छोटे होते हैं वे शाख कहलाते हैं, यानी छोटे और मुलायम पौधे शाख कहलाते हैं। इनका तना नरम और नाजुक होता है। ये सामान्यतः छोटे आकार के होते हैं। इनकी लंबाइयाँ लगभग 1 मीटर तक हो सकती है। और कुछ शाख जो हैं बहुत कमज़ोर होते हैं, जो बिना सहारे के ऊपर नहीं चढ़ सकते। ऐसे पौधों को लता और बेल कहा जाता है। अब जैसे पुदीना, मटर, लौकी, अंगूर की बेल, धान, गेहूँ, सरसों आदि शाख के उदाहरण हैं। ये क्या हमारे, ये सब हमारे शाख हैं। अब अगले पर चलते हैं हम। झाड़ी क्या होती है स्टूडेंट? झाड़ियाँ जिन पौधों में कठोर तथा काष्ठीय तना होता है। काष्ठीय मतलब घना वाला, चमड़े जैसा काष्ठीय तना होता है, ना कटने वाला, आसानी से जो ना कटे वो काष्ठीय होता है, वे झाड़ी कहलाते हैं। जैसे गुलाब, चमेली, नींबू, मेहंदी, बोगेनविला आदि झाड़ियों के उदाहरण हैं। अब देखिए ये पौधे हमारे, ये शाख हैं। अंगूर, मटर, बेल, ये पुदीना, और ये जो है हमारे ये झाड़ी है। गुलाब, नींबू, चमेली, ये सब हमारी क्या है, ये झाड़ियाँ। अब आते हैं वृक्ष। वृक्ष क्या होता है स्टूडेंट? जो पौधे काष्ठीय, कठोर तथा लंबे होते हैं वृक्ष कहलाते हैं। काष्ठीय कठोर यानी बहुत कठोर होते हैं, वृक्ष कहलाते हैं। तो ये सबसे लंबे होते हैं और वृक्षों में एक मुख्य तना होता है। वृक्ष की क्या पहचान होती है? इसमें एक तने के सहारे सीधे खड़े रहते हैं। जो पेड़ का धड़ कहलाता है, और तना जो है उन्हें स्टूडेंट वृक्ष को स्थिर खड़ा रखता है और उसके अंदर तक पत्तियों और टहनियों में खाद्य पदार्थों, खनिज लवणों का आदान प्रदान करता है, जिससे बहुत सी शाखाएं और पत्तियां लगी होती हैं। जैसे आम, चीड़, नीम, यूकेलिप्टिस यानी सफ़ेदा आदि वृक्ष के उदाहरण हैं। यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट, जैसे अमरूद का है, शीशम है, आम है, और ये क्या हमारा नीम है। ये सब हमारे वृक्ष हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, पृथ्वी पर अनेक पौधे हैं। कुछ पौधों के फूल होते हैं जबकि कुछ पौधों के फूल नहीं होते। अब जिन पौधों में फूल होते हैं वो कहलाते हैं हमारे पुष्पी पौधे। जैसे आम, नीम, गुलाब, सूरजमुखी, घास आदि पुष्पी पौधों के उदाहरण हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट ये, और वे पौधे जिनमें फूल नहीं होते, कभी फूल आते ही नहीं, वो पुष्पी पौधे कहलाते हैं बिना फूल वाले। जैसे जीवाणु, जैसे हमारे जीवाणु, खमीर, फफूंद, शैवाल, काई, फर्न आदि अपुष्पी पौधे। ये खाई, शैवाल, फफूंद, ये क्या है, अपुष्पी पौधे। इन पर कभी पुष्प नहीं आते। आगे चलते हैं। अब इसमें आगे बताया कि पुष्प यानी पौधों के भाग कितने होते हैं। तो भाग स्टूडेंट, सबसे पहले जड़ें होती हैं, तना, शाखाएं, फूल, फल, पत्तियां आदि, ये भाग होते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम तने पर। ये होता है तना स्टूडेंट। पौधे में तने का क्या कार्य होता है? तना जड़ तथा पत्तों और फूलों में एक संधि का कार्य करता है। संधि मतलब एक जोड़ने वाला कार्य करता है। इसमें गांठें और पोरियां होती हैं। पोरियां मतलब गांठें जो जोड़ रखती हैं, और पोरियां एक धारीदार संरचना होती है। यह पौधे का दृढ़तम भाग यानी सबसे मजबूत भाग होता है। वृक्षों में इसे स्तंभ कहते हैं। और जो
एक रक्षात्मक कवर से ढका होता है, आवरण ढका होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बक्कल या छाल बोलते हैं इसको। इसमें पत्तियाँ, इसमें क्या होता है, पत्तियाँ, मुकुल, फूल, मुकुल यानी कलियाँ, फूल आदि होते हैं। तना निम्नलिखित कार्य करता है। अब तने का क्या कार्य है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिएगा। यह जल शाखाओं, पत्तों और फूलों को सहारा प्रदान करता है। नंबर 2, यह पत्तों को इस प्रकार रखता है कि पत्ते अधिकतम सूर्य के प्रकाश के सामने हों। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर प्रयोग द्वारा दिखाया गया है। प्रयोग नंबर 1, गमले में लगा हुआ एक पौधा लिया गया है। यहाँ पर देखिए ये वाला, तो इसमें क्या कहा है कि इसको अगर हमने गमला उल्टा करके रखा तो तना नीचे की ओर वृद्धि कर सके। तो इसमें हमने जब रखा तो तना नीचे की ओर वृद्धि करा। गमले को एक सतह के लिए ना हिलाएं तो कुछ दिन बाद हम देखेंगे कि तने में नई जगह से मोड़ ले लिया, यानी यहाँ को निकल गया। अगर हम इसको ऐसे ढक दें इस तरीके से, पौधे के ऊपर हम कोई बर्तन रख दे गमले का, तो उसे थोड़ा खुला रहने दें तो कुछ दिनों बाद हम देखेंगे तो ये ऐसा मोड़ ले लेता है, तना बाहर को निकल जाता है और यह अब ऊपर की ओर वृद्धि करता है। फिर ये ऊपर की ओर ऐसे इस तरीके से ऊपर की ओर वृद्धि करने लगता है यहाँ को। तो ये तना जो है इसको मजबूती से पकड़े रखता है। नंबर 3, यह जल तथा खनिजों को जड़ों से पत्तों, फूल तथा फलों तक स्थानांतरित करता है, यानी जल जो है ये सब में को पहुँचाता है तना। जैसे कि हमारी जो सांस नली है जिससे हम पानी पीते हैं, वो हमारे पूरे शरीर में पानी और खाद्य पदार्थ पहुँचाता है, ग्रास नली। वही हमारा ये तना जो है पौधों तक पत्तियों को और खनिज लवणों को पहुँचाता है जड़ों तक, जड़ों से पत्तों, फूलों और फलों तक। नंबर 4, यह भोजन को उसके पत्तों से पौधों के विभिन्न भागों तक स्थानांतरित करता है, यानी पौधों के विभिन्न भागों तक जो है, जैसे जड़ से लेकर टहनियों, पत्तों और कलियों, फूलों आदि तक पहुंचाता है। अब अगली चीज़ चलते हैं स्टूडेंट, पत्ती यानी पत्ता क्या होता है। पौधों में दिखाई देने वाला सामान्य भाग पत्ता कहलाता है, जो हरे रंग का होता है, आप सभी जानते हैं। पत्ता पतला भी हो सकता है, चौड़ा भी होता है, चपटा भी हो सकता है। और पत्ते जो होते हैं वो 3 भाग होते हैं पत्ते के। नंबर 1 पर्णधार, नंबर 2 पर्णवृंत और नंबर 3 पर्णफलक। तो एक पर्णधार क्या होता है, यह पत्ते का सबसे नीचे का भाग होता है, जिसको हम, जो कि तने का गांठ द्वारा जुड़ा होता है, जिसको हम पत्ते का आधार बोलते हैं। ये स्टूडेंट, ये पर्णधार जो है यहाँ पर दिखाया गया है चित्र में, देखिएगा यहाँ पर ये पर्णधार होता है, ये वाला, यहाँ से जहाँ से हमारा पत्ता जुड़ा हुआ है, ये वाला। तो ये पर्णधार हो गया पत्ती का, इसमें भी देखिए ये वाला, तो इससे जुड़ा होता है। नंबर 2 पर्णवृंत, यह पत्ते को बेलनाकार डंठल होती है, जो पर्णवृंत के पत्ते को पर्णफलक को ऊपर उठाने में सहायता करता है, ताकि सूर्य का अधिक से अधिक प्रकाश प्राप्त हो सके। पर्णफलक क्या होता है स्टूडेंट, पर्णफलक ये होता है जो इसके बीच की डंठल दिख रही होगी आपको, पर्णफलक कहलाती है जो। और तीसरी है पर्णवृंत, पर्णवृंत, ये वाली संरचना, ये संरचना इसकी पर्णवृंत है। और ये पर्णफलक है, ये जो तीसरी वाली पर्णफलक, यह पत्ते को की फैली हुई पतली, चपटी और हरी संरचना होती है, ये वाली बाहर की, ये पर्णफलक होती है, जो कि पत्ते का आवश्यक भाग बनाती है, जिसमें एक मोटी मध्य शिरा होती है। मध्य शिरा के दोनों ओर पतली शिराएं होती हैं। पत्ते में शिराओं से बनी संरचना को क्या कहते हैं, शिरा संस्थान कहते हैं। यदि मध्य शिरा के दोनों ओर की यह संरचना समान न हो तो शिरा संस्थान जालीदार होता है। ये शिराएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। ऐसे शिरा संस्थान को समांतर
सिरा संस्थान कहते हैं। पत्तों के प्रकार, अब स्टूडेंट हम पत्तों के प्रकार पढ़ेंगे। साधारण पत्ता नंबर 1, आम, जामुन तथा पीपल के पौधों के पत्तों को देखने पर हमें पता चलता है कि प्रत्येक पत्ते में एक साधारण अविभाजित पर्णफलक होता है। ऐसे पत्ते साधारण कहलाते हैं। जैसे ये वाला पत्ता हमारे पास, ये पीपल का, और ये वाला, ये साधारण पत्ता है। नंबर 2, संयुक्त पत्ता। नीम, गुलाब तथा चने के पौधों के पत्तों को देखिए, इन पत्तों में एक डंठल पर बहुत सी पत्तियां मिलेंगी। ऐसे पत्तों को संयुक्त पत्ता कहते हैं। जैसे ये नीम का हुआ तुम्हारा, जैसे तुम्हारा गुलाब का, चने का हुआ, ये सब संयुक्त पत्ता कहलाते हैं। शाखा और पत्तों को देखने पर हम देखेंगे कि पत्ते और शाखाएं तने से जुड़े हुए होते हैं, और वह स्थान जहां पत्ते और शाखाएं तने से जुड़ी होती हैं वो कहलाता है हमारा स्टूडेंट गांठ। क्या कहलाता है? गांठ। 2 गांठों के बीच का तने का भाग पोरी कहलाता है, यानी 2 गांठों के बीच के तने का भाग पोरी कहलाता है। मैं आपको दिखा दूं, बीच का भाग पोरी कहलाता है, इसमें नहीं है। पोरी कहलाता है जब किसी पौधे में एक गांठ पर केवल एक पत्ता होता है तो तने पर पत्तों की एकांतर व्यवस्था होती है। जब किसी पौधे में एक गांठ पर 2 पत्ते होते हैं तो इस व्यवस्था को विपरीत व्यवस्था कहते हैं। कुछ पौधों में प्रत्येक गांठ पर अनेक पत्ते होते हैं, उसे आवर्त व्यवस्था कहते हैं। अब पत्ते का कार्य स्टूडेंट क्या होता है? पत्ते का कार्य, मुख्य कार्य होता है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना, पौधों तक प्रकाश को पहुंचाना। जैसे हरे पत्तों में हरे रंग का वर्णक होता है जिसे हम पर्णहरित कहते हैं। यह सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, इसलिए पत्तों को भोजन बनाने के लिए पर्णहरित की आवश्यकता अधिक मात्रा में पड़ती है। इस प्रकार हरे पत्ते पर्णहरित और पर्यावरण के अजैविक घटकों का प्रयोग करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ये पौधा जो है मुख्य, जो इसका पौधा बनाने का जो मुख्य आधार है वो क्या हमारा पत्ती कहलाता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पौधे को भोजन पहुंचाती है। नंबर 2, पत्ते के ऊपरी और नीचे के तल पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। यानी छोटे छोटे पत्ते होते हैं, महीन से आप देखेंगे उन्हें हैंड लेंस लगाकर, तो उन्हें क्या करते हैं? स्ट्रोमेटा यानी रंध्र, स्टोमेटा रंध्र कहते हैं। पत्ता स्टोमेटा द्वारा वायु को अंदर लेता है और बाहर छोड़ता है। जैसे हम अपने आप अंदर से सांस लेते हैं और बाहर को अंदर को लेते हैं फिर छोड़ते हैं, इसी तरीके से छोटे छोटे पत्ते के अंदर जो छिद्र होते हैं इसको श्वसन क्रिया कराते हैं। अब पत्ता नंबर 3, पत्ता तने से जल प्राप्त करता है। यह सिराओं के जल द्वारा पत्ते के पूरे तल तक पहुंचता है। इस प्रकार पत्ता फालतू जल को वायु में वाष्पन के लिए छोड़ देता है। जो बेकार जल होता है वो वायु से वाष्पन क्रिया करके निकल जाता है। अब अगला अंग है इसका जड़। पौधों का वह भाग जो भूमि के अंदर छिपा होता है, यानी भूमिगत भाग जो पौधे का वो जड़ कहलाता है, जिसे हम मूल भी बोलते हैं। ये 2 प्रकार की जड़ें होती हैं। नंबर 1, मूसला जड़। इनमें पहले प्राथमिक जड़ आती है, इनको हम प्राथमिक जड़ बोलते हैं। इनमें फिर से छोटी से छोटी जड़ें निकलती हैं। ये मटर, सरसों, सेम, चना आदि पौधों में पाई जाती हैं। मूसला जड़ें, यह वाली ये मूसला जड़ हैं। फिर रेशेदार जड़ें नंबर 2। इनमें रेशे जड़ें इकट्ठी ही तने के निचले सिरों से आधार से निकलती हैं। इस तंत्र में कोई जड़ नहीं होती। जैसे मक्का, गेहूँ, चावल, घास आदि में पाई जाती हैं। अब जड़ों के कार्य क्या है स्टूडेंट? जड़ें पौधे को जो है भूमि पर जो है स्थिर गाड़े रखती हैं, सीधा रखती हैं, जकड़े रखती हैं। जड़ें जल तथा खनिज लवणों को भूमि से अवशोषित कराती हैं।
और पौधे को जो है मिट्टी में जकड़े रख, पौधे की जड़ों को जो मिट्टी के कणों को परस्पर बांधे रखती है, जिससे पौधा हमारा ज़मीन पर स्थिर रह सके। नंबर 1 क्या है? गाजर, मूली। नंबर क्या? गाजर, मूली, शलजम तथा चुकंदर आदि सब्जियां को देखेंगे हम। ये जड़, ये क्या है हमारी? ये जड़ें हैं। कौन सी? मूसला जड़ें। और ये हम इनका भोजन के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ख्या में देखिएगा, मक्का तथा गन्ने जैसे पौधों में तना लंबा होता है। लंबे तने केवल रेशेदार जड़ों के सहारे नहीं खड़े रह सकते, इसलिए बहुत सी मोटी जड़ें तने के नीचे वाली गांठ से निकलती हैं और मिट्टी में प्रवेश कर जाती हैं, जो तने को सहारा देती हैं। बरगद के वृक्ष में कुछ जड़ें इसकी लंबी तथा समांतर शाखाओं में वायु में लटकती हैं। धीरे धीरे ये मिट्टी में प्रवेश करके बरगद की भारी तथा लंबी शाखाओं को सहारा देती है। जैसे बरगद की देखी होंगी आपने, ये मक्का की जड़ है, बरगद है, ये वाला बरगद का वृक्ष है। तो इसकी जड़ें नीचे तक यहाँ तक जम जाती हैं। देखी होंगी आपने, इसको सहारा देती हैं, जो स्तंभ जड़ें कहलाती हैं। बरगद की जो जड़ें नीचे को आती हैं वो कहलाती हैं स्तंभ जड़ें। अब अगला पार्ट है पौधे का फूल। एक फूल क्या होता है? पुष्प तंतु तथा पुष्पधार। यह फल एक डंठल पर उगता है जिसे पुष्प तंतु कहते हैं। जिस पर हमारा फूल जो है डंठल पर उगता है वो ये वाला, ये कहलाता है पुष्प तंतु। इसका ऊपर का भाग फूला हुआ होता है जिसे पुष्प आधार कहते हैं। ये वाला जो ऊपर से उधरा हुआ ये पुष्प आधार हो गया कहते हैं। अब पुष्प के भाग यानी फूल के भाग, फूल के 4 भाग होते हैं। बाह्यदल स्टूडेंट, इसका एक बाह्यदल पुंज, बाह्यदल पुंज यानी बाहर का बाह्यदल पुंज। फूल के बाहर के रूप में बाहरी पृष्ठ में हरे रंग की पत्तियां होती हैं जिसे बाह्यदल पुंज कहते हैं। ये वाला स्टूडेंट, ये बाह्यदल पुंज है सारा, जो हरा हरा दिख रहा है, जो कली की सुरक्षा तथा भोजन का निर्माण करते हैं। पंखुड़ियाँ। नंबर 2 पंखुड़ियाँ या दलपुंज। पंखुड़ियाँ ये आप देख रहे होंगे, ये वाली ये दलपुंज है, जो रंगीन तथा बड़ा भाग होती हैं। ये वाली जो हमें फूल का रंग बताता है। जब हम कहते हैं कि गुलाब का रंग कैसा है, तो गुलाब यहाँ कैसा है? गुलाबी कलर का, पिंक है। तो इसकी पंखुड़ियाँ जो हमें बता रही हैं, तो ये क्या कहलाएंगी? इसकी पंखुड़ियाँ या दलपुंज कहलाएंगी। आगे पुंकेसर। स्टूडेंट, पुंकेसर यानी नर जनन अंग। तो पुंकेसर क्या होता है इसको बता दें। फूल के लंबे डंठलों पर फूले हुए शिखरों वाले भाग होते हैं जिन्हें हम पुंकेसर कहते हैं। फूले हुए भाग जिन्हें हम पुंकेसर कहते हैं। ये वाला ये पुंकेसर है। यहाँ पर ये जो है उठावा, पुंकेसर फूले हुए भाग को, और पुंकेसर के जो फूले हुए भाग होता है बाहर की ओर, ये जो फूला हुआ इसमें, इसे हम परागकोश कहते हैं। एक परागकोश में 2 पिंड होते हैं जिनमें परागकण होते हैं। परागकोश एक डंठल जैसी संरचना से जुड़ा होता है जिसे पुतंतु कहते हैं। पुंकेसर फूल का नर भाग होता है। पुंकेसर जो होता है जिस फूल का नर भाग होता है। अब पुतंतु ये वाला होता है और परागकोश ये होता है इसमें फूल में। अब स्त्री केसर यानी मादा जनन अंग। स्त्री केसर एक कीप के आकार की संरचना होती है स्टूडेंट। स्त्री केसर आपको मैं दिखा दूं, ये जो है कीप के आकार की संरचना है, स्त्री केसर है। यह फूल के मध्य में स्थित होती है। इसके 4 भाग हैं। ऊपर का वी आकार का भाग वर्तिकाग्र, ये वाला ये वर्तिकाग्र हो गया, स्त्री केसर है। और नली के आकार की संरचना वर्तिका, ये नीचे की वर्तिका जो नली है ऊपर की वो दिख रही है,
सॉरी मैं दिखा दूँ, ये नलिका है, नलिका वाली ये वर्तिका है, कहलाती है। इसकी अंडाकार संरचना, जो अंडाकार दिख रहे होंगे इसमें अंडे, ये अंडाशय कहलाती है। अंडाशय में उपस्थित अंडे जैसी संरचना जो अंदर है, गोल गोल दिख रहे होंगे आपको, ये बीजांड कहलाते हैं। फूल के कार्य स्टूडेंट, फूल पौधों का जननांग भाग होता है। परिपक्व होने पर परागकोश से परागकण स्त्री केसर पर स्थानांतरित होते हैं। इस क्रिया को परागण कहते हैं। इस क्रिया के परिणाम स्वरूप बीज उत्पादन होता है और अंडाशय फल बनाता है तथा बीजांड बीज बनाता है। तो आज का चैप्टर स्टूडेंट यहाँ पर ही ख़त्म हुआ। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए